हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं नॉन कार्डेटा का पहला फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को नाम दिया किसने? गोल्डफस, गिवन बाय गोल्डफस। गोल्डफस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रोटोजोआ टर्म नाम दिया। सबसे पहली बार उन्होंने प्रोटोजोआ टर्म दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम प्रोटोजोअन्स, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उनमें हम स्टडी किसकी करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी स्टडी हम लोग जो की है प्रोटोजुलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो प्रोटोजुलॉजी, जितने भी प्रोटोजोअन्स की स्टडी जो हम लोग करते हैं किसमें करते हैं? प्रोटोजुलॉजी। और ये जो एनिमल्स हैं वो सबसे पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम एनिमल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका न्यूट्रिशन मेनली कैसा होता था? होलोजोइक। तो इसे हम लोग जो की है ये पहले, इसीलिए हम इसको जो की है फर्स्ट एनिमल मानते हैं। तो ये क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। या फिर हम इसे यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो बहुत छोटे होते हैं जो नॉर्मली हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल वाले होते हैं। तो और ये यूनिसेलुलर। या फिर हम इन्हीं को ए सेलुलर भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर। अच्छा, फिर उसके बाद हम जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले जो कि पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर उसके बाद हम इनकी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि होता है इनके अंदर, ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है इस फाइलम का। ये हम लोग जो भी है प्रोटोजोआ के मेन कैरेक्टर, जो भी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर कि उन एनिमल्स में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, इनका कैरेक्टर्स ही हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनका एक्सक्लूसिव फीचर है। एक्सक्लूसिव फीचर है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इनका एक्सक्लूसिव फीचर है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्या है? एक्सक्लूसिव फीचर का मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम प्रोटोजोआ में ही पाया जाता है और किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है
कि इस फाइलम का एक्सक्लूसिव फीचर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? मेनली अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। एक होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब भाई ऑस्मोरेगुलेशन के लिए अगर हम बात करें कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन वाटर बैलेंस करता है। ये मेनली वाटर बैलेंस क्या है, वाटर के कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। तो वाटर कंसंट्रेशन बैलेंस, और दूसरा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बनाए रखता है, कांस्टेंट एक प्रकार से बनाए रखता है, जितनी आवश्यकता होती है उसको बनाए रखता है। अच्छा, और एक्सक्रीशन किसका करता है? उस चीज का एक्सक्रीशन करता है जो मेनली कुछ अमोनिया जो कि है वाटर में मिली रहती हैं, तो उसी वाटर को वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। तो मेनली एक्सक्रीशन किसका, अमोनिया। और ये अमोनिया किसमें घुला हुआ है, मेनली वाटर में जो घुला हुआ होता है उसी का एक्सक्रीशन करता है ये। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो एक्सक्रीशन, एक हो गया ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, अगर हम बात करें कि ऑस्मोरेगुलेशन कैसे काम करता है या कैसे है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और समझाता हूं। देखिए, और ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए कि ऑस्मोरेगुलेशन का पर क्वेश्चन कई ढेर सारे आए हुए हैं। जैसे ये देखिए, एक मैं ये बीकर ले लेता हूं, बीकर में जैसे मान लीजिए ये भर दिया साल्ट वाटर, इसमें है साल्ट वाटर है, या फिर हम इसी को कह रहे हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं सी वाटर। अच्छा, एक और हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक दूसरा बीकर ले लिया, इसमें हम भर दे रहे हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब नदी का पानी या फिर तालाब का पानी, हम फ्रेश वाटर ले रहे हैं, और इसी को मेनली हम लोग बोल दे रहे हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन मेनली अगर हम इसको बोल रहे हैं। एक और हम बीकर ले रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटॉनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोटोजोअन्स को हम इसमें डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक अमीबा को ही हमने इसमें डाल दिया, ये पूरा अमीबा है और ये मान लीजिए उसका ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो जब आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये फंक्शन होता है कि वो अपने अंदर वाटर को लेता है, जो भी एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर, इसमें जो कि प्रोटोजोअन्स है उसके सेल के अंदर जो भी एक्सेस वाटर हो रही है
वो क्या करता है, अपने अंदर लेता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के बस्ट कर जाता है, जिससे जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमेशा वाटर जो कि है अंदर इंटर करती रहती है, हमेशा वाटर जो कि है इंटर करती रहती है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये फंक्शन है कि एक्सेस वाटर को वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के बस्ट कर जाता है, जिससे एक्सेस वाटर बाहर हो जाए। नहीं तो पूरा जो कि है प्रोटोजोअन्स जो अमीबा है वहीं बस्ट कर जाएगा। इसके साथ साथ अगर वाटर में अमोनिया घुली हुई है तो उसका वो क्या करता है, एक्सक्रीशन कर देता है। अच्छा, तो अब ये अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोटोजोअन्स के पास में या अमीबा के पास में 2 से 3 जो कि है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। किसी नॉर्मली अगर हम इन जनरल देखा जाए तो प्रोटोजोअन्स के पास 2 से 3 या 4 जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं लगभग। अच्छा, तो इनका फंक्शन यही रहेगा कि इसमें अगर डाले हैं तो नॉर्मल जितना वाटर इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसका फंक्शन होगा उतना ही जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, उतना ही वाटर क्या करेगा, बाहर निकालता रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था कि अगर किसी प्रोटोजोअन्स को अगर हम सी वाटर में ले आते हैं, फ्रेश वाटर से सी वाटर में ले आते हैं, या आइसोटोनिक सोल्यूशन से, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में रह रहा है, तो अगर मान लीजिए उससे हम लेके आते हैं कहाँ, सी वाटर में, तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं तो ऑप्शन इसमें ढेर सारे होते हैं कि अमीबा बस्ट कर जाएगा, मर जाएगा, या फिर जो कि है उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये सब ढेर सारे। अब देखिए ये जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा तो हमें तो ऐसा लगना चाहिए कि वो श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंक न हो इसके लिए क्या होता है कि इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या क्या होती है और कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, या तो कम हो जाएगी क्योंकि फंक्शन कम हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज कम हो गया, तो वो क्या होता है कि वो उसकी संख्या कम हो जाती है। तो कम हो जाने पर या तो एब्सेंट हो जाती है, जैसा ये सॉल्यूशन है सी वाटर, या क्वेश्चन दोनों प्रकार से आए हैं, कभी सी वाटर को लेकर के पूछा है, कभी साल्ट वाटर को लेकर के पूछा है, कभी जो कि है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से करके पूछा है। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या कम हो जाएगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या कम हो जाएगी या तो एब्सेंट हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अपेक्षा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अपेक्षा भी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन से अगर हम इसमें ले आते हैं कहाँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनका नंबर बढ़ जाएगा। 2 से 3 यहाँ काम कर रहे थे क्योंकि और तेजी से उसके बॉडी में जो कि क्या है वाटर अंदर जाने लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी और ज्यादा हो जाती है। 3, 4, 5, 6 जैसी आवश्यकता है उतना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें बन जाएंगे। अच्छा, तो यहां पर मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हाइपोटोनिक में ले आएंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। चाहे आप, अब क्वेश्चन ये पूछा है सी वाटर से फ्रेश वाटर में ले आते हैं तब क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है, और क्वेश्चन ये भी पूछा है फ्रेश वाटर से सी वाटर में ले आते हैं तब क्या होता है, उसकी संख्या कम हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। अगर यहीं आप आइसोटोनिक के लिए भी कर रहे हैं तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो एक प्रकार से मेनली ये ऑस्मो रेगुलेशन हुआ। ये वैसे ऑस्मो रेगुलेशन मेनली हम लोग भी करते हैं, गर्मी के मौसम में क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन वही हम लोग करते हैं, क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके लिए गर्मी के मौसम में क्या, ढेर सारा स्वेटिंग होती है, फिर उसके बाद जैसे ही स्वेटिंग होती है बाहर से हवा एनवायरनमेंट का लगता है और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है।
या फिर आप डॉगी को भी देखे होंगे, वो पेंटिंग करता है भाई, अपनी टंग को बाहर निकाल करके आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में तेजी से सांस लेता है, तो वो क्या कर रहा है, पेंटिंग। वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अच्छा ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऑस्मो रेगुलेशन की। फिर उसके बाद एक पॉइंट अगला करते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस क्या है? अब देखिए, जो कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इनमें जो कि है न्यूक्लियस एक पाया जाता है, किसी में दो पाया जाता है, किसी में जो कि है ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम पूरे फाइलम की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है ज़्यादातर में। अच्छा, और अगर हम बात करें, एक क्लास ऐसा है जिसे हम लोग सिलिएटा बोलते हैं, तो सिलिएटा में जो कि है दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो। मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस होता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस जो कि होता है मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो कि है मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। किसके लिए? देखिए, अच्छा न्यूक्लियस मेनली है क्या, माइक्रो और मैक्रो सब में ज्यादातर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर क्लासेस में जो कि क्या है सिर्फ माइक्रो न्यूक्लियस ही पाया जाता है। वहीं चाहे मेटाबॉलिज्म करे, चाहे फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन भी करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अच्छा, लेकिन एक क्लास ऐसा है सिलिएटा जिसमें माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ में सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस होता है, कुछ में दो होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो वो जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, और माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म करता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेनली बॉडी का और जो भी फंक्शन है, चाहे डाइजेशन हो गया, चाहे रेस्पिरेशन हो गया, चाहे इस टाइप के जो भी फंक्शन है, वो कौन मेंटेन करता है? माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये बात तो हो गई मतलब न्यूक्लियस की। अच्छा, तो आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ। क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। थ्रू बॉडी सरफेस। अच्छा, क्या है कि गैसियस एक्सचेंज जो भाई गैसेस, चाहे CO2 हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, वो बॉडी सरफेस से डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि भाई वो नॉर्मल एनिमल हैं और वो भी बिल्कुल बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल हैं, इसलिए बॉडी सरफेस से भाई एक ही सेल है, तो इस वजह से जो कि है सीधे डायरेक्ट बॉडी के सरफेस से ही एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सक्रीशन, अच्छा ये तो एक्सक्रीशन हमने बताया था भाई, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है, वो वहां पर अमोनिया का होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक्सक्रीशन की बात करता है तो वो किसके द्वारा होगा? बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। लेकिन अमोनिया की बात करेगा तो वो किसके द्वारा होगा? मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। और वो भी कौन सा अमोनिया? कौन सा अमोनिया? जो कि वाटर में घुले हुए हों, और नहीं तो फिर उसके बाद बाईयूरेट, ट्राईयूरेट, इन सब का जो कि है इनमें जो कि है एक्सक्रीशन होता है मेनली बॉडी सरफेस के द्वारा। तो यहां पर जो कि है एक्सक्रीशन और क्या, गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों किसके द्वारा? बॉडी सरफेस के द्वारा डायरेक्ट हो जाते हैं। अच्छा,
फिर उसके बाद अब हम आते हैं जैसे रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन मेनली ज्यादातर एसेक्सुअल होता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे बाइनरी फिजन, अच्छा बाइनरी फिजन होता है, रीजनरेशन होता है, फिर उसके बाद स्पोरुलेशन होता है, इन सब तीनों के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर होता है, लेकिन कुछ टाइम मतलब कभी कभी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो कब होता है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो पहले बाइनरी फिजन मेनली ये बाइनरी फिजन जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये मेनली कोई भी अगर मान लीजिए प्रोटोजोन्स है, मैं अमीबा ही मान लेता हूं, ये दो बराबर भाग में डिवाइड कर जाता है जब फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये तो बाइनरी फिजन है। अच्छा, अगर हम ये भी रीजनरेशन भी फेवरेबल कंडीशन में होता है। मेनली अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर उसकी बॉडी कट जाए या काट दी जाए या एनिमीज के द्वारा घायल हो जाए, तो ये क्या करता है, अगर वो दो बराबर भाग में यहाँ से अगर मान लीजिए इसमें न्यूक्लियस का पार्ट है, तो वो क्या करेगा, ये वाला भी पार्ट और ये वाला भी पार्ट दोनों क्या करेगा, अलग अलग रीजनरेट करके पूरी बॉडी बना लेता है। अच्छा, तो ये तो रीजनरेशन हुआ। ये मेनली बाइनरी फिजन, रीजनरेशन ये दोनों फेवरेबल कंडीशन में हो सकते हैं, और स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल है, मेनली जब खाने पीने की चीज़ें नहीं है और इन्वायरमेंट अपने अनुकूल नहीं है, टेम्परेचर गिरा हुआ है या ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी मान लीजिए अमीबा है तो या प्रोटोजोन से अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट मतलब एक कठोर वाल टाइप की होती है जो बना लेता है, उसी के अंदर वो सुरक्षित बना रहता है। कब तक, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। अच्छा, तो उस समय क्या करता है, उस समय इसका न्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद सब जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, इनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और छोटे छोटे जो कि है प्रोटोजोन्स बन जाते हैं। अच्छा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, क्या करते हैं कि ये सिस्ट फट जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वाल जो कि फट जाती है, और फिर ये छोटे छोटे अमीबोली या जो भी प्रोटोजोन्स होगा वो क्या निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, और वो फिर से सर्वाइव करते हैं। तो ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, और पहला और दूसरा रिप्रोडक्शन जो कि होता है सेक्सुअल भी होता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा। कॉन्जुगेशन के द्वारा। अब ये कॉन्जुगेशन है क्या, ये कॉन्जुगेशन, अच्छा प्रोटोजोन्स में या अमीबा में या पैरामीशियम में अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन ज़्यादातर पैरामीशियम में ही देखने को मिला है, तो यूग्लिना में भी देखने को मिला है, लेकिन कुछ कुछ में मेनली हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन जो कि पैरामीशियम में ही। ये तभी होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ क्या है कि अपने पेरेंट्स का टू कॉपी है, एक प्रकार से उसी का क्या है, क्लोन है। तो भाई अब एनवायरनमेंट क्या कहती है, जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वही चीज़ें एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं जो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करें। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए आया ही कि वो जो कि क्या करता रहेगा कि जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट के अनुसार इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो जब ये ऐसा कुछ समय बाद, बहुत टाइम के बाद, मतलब 30-35 पीढ़ियों के बाद लगभग क्या होता है, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि 30-35 पीढ़ी के बाद ही हो, 350, 400, 500 या 1000 या 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वो तो वहीं उसका जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करता है, और जैसा मेनली ये क्या होगा तो उसमें चेंजिंग आएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 पैरामीशियम हम ही ले लेते हैं,
ये 2 पैरामीशियम हो गए, जैसे मान लीजिए, और इसमें दोनों में माइक्रोन्यूक्लियस हैं। जो इसका मैक्रोन्यूक्लियस है वो इस वक्त डिसअपियर हो चुका है, जिसमें इसमें जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सब डिसअपियर हो चुके हैं। हम ये सीधे हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इसके जो कि सीलिया पाया जाता है, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, और साइटोपाइक पाया जाता है, साइटोस्टोम पाया जाता है। माउथ साइटोपाइक मेनली क्या है कि उसका वो एनस होता है, सीलिया पाया जाता है, और क्या माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस मेनली किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए। तो माइक्रोन्यूक्लियस को छोड़ करके सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक प्रकार से डिसअपियर हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसे रिप्रोडक्शन करना है। तो अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार से डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। ये इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है। तो मियोसिस होगी, जब भी मियोसिस होगी 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ये देखिए 2 3 4, इसमें भी हो गए और इसमें भी हो गए, मेनली 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, दोनों में हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले में क्या होगा कि 2 न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया ये, फिर उसके बाद क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए या डिजॉल्व हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज होता है। इसका इसमें जाएगा और इसका जो कि है इसमें आएगा। दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल जाता है। वो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ऐसे आने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो फिर अब उसके बाद अब दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों हैप्लॉइड सेल्स थे और हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे। तो अब दोनों जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से अगले स्टेप में। ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचेगा। अब इसमें भी 2 न्यूक्लियस थे, यहाँ पर इसमें भी 2 न्यूक्लियस जैसे इसमें हैं। दोनों एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाते हैं, इसमें भी 2 न्यूक्लियस रहेंगे, इसमें भी 2 न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस रहेगा, एक इसका न्यूक्लियस रहेगा। मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज होने के बाद दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाते हैं तब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, दोनों। अब ये 2n भी हो गया, ये भी 2n। तो इसके बाद इसमें क्या होगी, माइटोसिस होती है। जब ये माइटोसिस होगी तो जब इसमें माइटोसिस होगी तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर 2 बार माइटोसिस हो जाती है, 2 बार माइटोसिस होती है तो ये देखिए 4 न्यूक्लियस बनते हैं। अब जब 4 न्यूक्लियस बने तो फिर उसके बाद एक न्यूक्लियस एक पैरामीशियम को बनाता है। तो 4 से ये इससे 4 बनते हैं, 4 इससे बनते हैं, टोटल आगे चल करके टोटल 8 पैरामीशियम बन जाते हैं। अच्छा, 8 पैरामीशियम। तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है। और इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो कि संख्या बढ़ाना है तो बढ़ ही जा रहा है। तो यहां पर इसीलिए कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना है, और वो भी कैसा, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट क्या करती है, उसको खत्म कर देती है। आप देखिए, हम नॉर्मली अपने आसपास ही देख लें कि भाई अगर मान लीजिए हम शुरू में क्या एक छोटा सा मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर वो कंपनी अपने आप को चेंज करके किस में,
मतलब ये अलग एंड्रॉयड फिर आईफोन क्या क्या अलग अलग टाइप के मोबाइल बनाने लगी। अगर इस टाइप का ना बनाता और दूसरे लोग अपने आप को बनाते रहते तो कौन सा कोई वो छोटा वाला मोबाइल यूज करता, कोई नहीं यूज करता। तो सभी कंपनियों में कंपटीशन है और क्या कर रही हैं वो नए नए प्रकार के अपना एक प्रकार से इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मार्केट में रहना है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, वही चीजें हैं कि यहाँ भी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने, अगर इन्वायरमेंट में आपको रहना है तो क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। अच्छा बेटा, इसको अगर डिटेल्स में आपको पढ़ना है, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन या स्पोरुलेशन, तो मैं 12th का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हूं। आप चाहें तो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो इतना अभी तक हम इसके जो कि मेन कैरेक्टर प्रोटोजोआ के पढ़ रहे थे। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।